अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा। जो ऐप है एनटीए वाला, उसमें ये डायग्राम गलत दिया हुआ है, तो इसको हमने सही डायग्राम जो है यहाँ पे हमने बना दिया है। तो ये फायदा होता है वीडियो होने का कि यदि मान लीजिए आप ऐप से जो है सवाल कर रहे हैं बिना किसी की गाइडेंस में, तो आप इस सवाल को लेकर बैठे ही रह जाते हैं कि ये सवाल होगा कैसे। ना आपको सॉल्यूशन समझ में आता, ना आपको क्वेश्चन समझ में आता, आप जो है एक डाउट में हमेशा जो है बैठे रह जाते। तो सवाल में दिया क्या था, उसमें गलत डायग्राम क्या दिया था। उस डायग्राम में आपको गलती ये थी कि ये जो पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था वो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ था, पॉइंट भी यहाँ पर दिया हुआ था और स्प्रिंग ऐसे उन्होंने दे रखी थी और ये एंगल 60 डिग्री के बराबर दिखा रखा था। तो कोई 9th 10th क्लास का बच्चा भी जो है वो बता सकता है कि ये एंगल 60 नहीं हो सकता है, ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो इसका मतलब पॉइंट पी यहाँ नहीं, पॉइंट पी यहाँ होगा। तो ये गलती थी, उसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है काफ़ी बच्चों को। तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी, ठीक है। तो सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। सवाल में आपको दिया है कि एक स्मूथ सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है विच इज स्मूथ, ट्रैक है, वायर ट्रैक है ऑफ रेडियस आर है, इज फिक्स्ड इन वर्टिकल प्लेन। इस वर्टिकल प्लेन में ये इस तरीके से ये रखा हुआ है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर लगने वाला है। वन एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 3r/4, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 3r/4, is attached to the lowest point O of the wire track। तो ये जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग का एक एंड यहां से फिक्स कर दिया जाता है and the small ring of mass m which can slide on the track is attached to the other end। एक रिंग है जो आसानी से स्लाइड कर सकती है इस स्मूथ वायर ट्रैक पर, वो P पॉइंट पर स्टेशनरी रखी जाती है such that spring makes an angle 60 डिग्री, जिससे एंगल जो है 60 डिग्री के बराबर है with the vertical। The spring constant K is mg/r। Consider the instant when ring is released। देखिए रिंग को रिलीज किया जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे 0 के बराबर। इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। रिलीज करने का मतलब होता है कि हम इसको वेलोसिटी 0 के बराबर दे रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए मैं लाया हूँ। अनअकैडमी प्रोडिजी जो है वो हो रहा है 23 जनवरी को और 10 AM ऑनवर्ड्स। इसमें क्लास 7th 8th 9th 10th जो जेई के एस्पिरेंट्स हैं, जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं क्लास 11th और 12th के, वो स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें आपको ढेर सारी स्कॉलरशिप और ढेर सारे जो प्राइजेस हैं आपको मिलेंगे और 20 लाख का जो है कॉलेज ग्रांट भी आपको मिल सकता है। आपको कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव, यदि इसमें आपको एनरोल करना है फ्री में। तो फ्री में एनरोल करने के लिए एनकेसी सर लाइव कोड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। पहला जो प्राइज है इसमें वो मैकबुक है, आईफोन 2nd और 3rd को, और आईपैड, इकोडॉट और अमेजोन के वाउचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं और स्कॉलरशिप भी इसमें यहाँ पे इंक्लूडेड है। और कुछ बैचेस की यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि बैचेस जो है 5 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। 3 बैचेस हैं यहाँ पे। ये जेई मेन और एडवांस 2023 में जिनको देना है क्लास 11th के बच्चे, उनके लिए होने वाला है। और ये एक रैपिड रिवीजन जो है, क्विक रिवीजन बैच है जो जेई 22 में देने वाले हैं। और जो क्लास 11th के बच्चे हैं जेई मेन और एडवांस 2023 को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बैच 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के जो हाईलाइट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्लास 11th का रिवीजन भी होगा और क्लास 12th के लिए भी प्रिपेयर करवाया जाएगा, है ना। और यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे इन सारे बैचेस में और बैकलॉग का कवरेज भी यहाँ पे होने वाला है और जो बेस्ट अप्रोचेज हैं वो आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। तो आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। कोड आपको अप्लाई करना है एनकेसी सर लाइव। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेई 2022 के लिए जो बहुत ही नजदीक है, और टेस्ट सीरीज जो है 9 जनवरी को होने वाली है स्टार्ट, और यहाँ पे हर संडे होने वाली है 2 से लेके 5 बजे तक, दोपहर के 2 बजे से शाम को 5 बजे तक ये टेस्ट सीरीज होने वाली है। इसमें जेई मेन लेवल के जो क्वेश्चंस हैं जो टॉप एजुकेटर्स ने बनाए हैं वो आपको मिलने वाले हैं और इनके सॉल्यूशंस और आपकी डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट जो है आपको दी जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको एनरोल करना है इसमें और कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव। और यदि आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो भी मिल सकती है, ठीक है। तो बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन रिंग के ऊपर कितना होने वाला है, रिंग और ट्रैक के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है
वो कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ये तो हमसे एक पार्ट पूछा है थोड़ा सा आसान। इस सवाल में हमसे कभी कभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पूछ दिया जाता है, तो वो भी हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि कैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप निकाल पाएंगे। तो जब भी आपको सवाल दिया जाए ऐसा कोई सवाल, तो आप उसमें उसका जो पार्टिकल है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है इस पिक्चर में, उसका मोशन आप देखिए कि ये जाएगा कहाँ। तो ये जो रिंग है बेटा, ये फंसी हुई है इस सेमी सर्कुलर वायर में, तो इसको तो जिंदगी भर इस वायर के अलोंग चलना है, और वायर क्योंकि सर्कुलर है तो मैं कह सकता हूं कि ये रो पीट के जो रिंग है ये सर्कल में घूमने वाली है, ये सर्कल में रिंग घूमने वाली है। तो इसका जो मोशन है बेटा इस रिंग का, वो मैं कह सकता हूं सर्कुलर मोशन होने वाला है, सर्कुलर मोशन रिंग का होने वाला है। तो यहां से मुझे एक क्लू मिला कि रिंग जो है वो सर्कुलर मोशन करने वाली है। और सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं कि दो तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर बाय आर। अब यहां पे स्पीड 0 है इनिशियली, तो मैं कह सकता हूं 0 के बराबर होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप यहां देखिए कि इस सर्कल का सेंटर कहां है, इस सर्कल का सेंटर कहां है, C है इसका सेंटर। तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है 0 के बराबर है, तो सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्सेस का समीशन भी 0 के बराबर होगा ही होगा। तो पहला मेरा जो यहाँ पे टास्क है वो ये है कि जितने भी फोर्सेस इस पार्टिकल पर, इस रिंग पर लग रहे हैं, उन फोर्सेस के कंपोनेंट मुझे सेंटर की तरफ रिजॉल्व करने हैं। इस डायरेक्शन में मुझे फोर्सेस के कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करना है इस डायरेक्शन में। तो चलिए यहाँ पे फोर्सेस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं। तो एक फोर्स लग रहा होगा mg के बराबर नीचे की तरफ, वर्टिकल प्लेन में ये रखा हुआ है। रिंग और हमारा ये जो ट्रैक है, इसके बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस ट्रैक के परपेंडिकुलर यही डायरेक्शन है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहां पर लग रहा होगा। ठीक बात है। और कौन सा फोर्स लगेगा, एक यहां पे स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा होगा। देखिए ये आपके पास रेडियस है, ये आपके पास रेडियस r के बराबर है। तो हम जानते हैं कि किसी ट्राइंगल में यदि दो साइड्स आपस में बराबर हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो उनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो यदि ये 60 के बराबर है तो ये भी 60 के बराबर होगा, इसका मतलब ये भी 60 के बराबर होने वाला है। इसका मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस भी r के बराबर होने वाली है। तो स्प्रिंग का लेंथ इस समय r के बराबर है। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना है, 3r/4। तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन मैं लिख सकता हूं, स्प्रिंग का एक्सटेंशन, स्प्रिंग का एक्सटेंशन, स्प्रिंग की खिंचाई कितनी हुई है, हम लिख सकते हैं नेचुरल लेंथ इज 3r/4 और फाइनल लेंथ कितना है, r के बराबर। इसका मतलब r/4 अमाउंट से ये जो स्प्रिंग है स्ट्रेच हो चुकी है। तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी k × r/4 के बराबर। तो एक स्प्रिंग फोर्स भी हमें यहाँ पर दिखाना होगा, कितना होगा, k r/4 के बराबर। k r/4 के बराबर आपको स्प्रिंग फोर्स मिलेगा। इस डायग्राम को थोड़ा सा और साफ सुथरा बना देते हैं, थोड़ा और साफ सुथरा यहाँ पे इस डायग्राम को बना देते हैं कि ये एक फोर्स लग रहा है mg के बराबर, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में नॉर्मल के बराबर। स्प्रिंग को थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको वाइट वॉश कर देते हैं, इससे हमारे फोर्सेस अच्छे से दिखें। और यहाँ पे लग रहा है फोर्स k × हमारे पास एक्सटेंशन आया है r/4। तो k की वैल्यू बेटा कितनी है, mg/r के बराबर है। k की वैल्यू कितनी है, mg/r के बराबर। और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्सटेंशन से, विच इज r/4। तो r से r चला गया, mg/4 के बराबर हमें मिल जाता है स्प्रिंग फोर्स। तो इस kr/4 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, kr/4 को मैं लिख सकता हूँ क्या, mg/4 के बराबर। अब हमें इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है इस डायरेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये kr/4 है, ये एंगल 60 डिग्री के बराबर है। तो एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका kr/4 cos 60, यानी कि k mg/4 × cos 60, यानी कि mg/8 यहाँ पे फोर्स आने वाला है। समझ में आई बात। mg/4 का एक कंपोनेंट 60 डिग्री इधर आने वाला है, तो mg/8 में लिख सकता हूं उसे बड़ी आसानी से। इस mg का कंपोनेंट
इस डायरेक्शन में आएगा, ये एंगल बेटा कितना है 60 के बराबर। क्यों है बेटा 60 के बराबर? बिकॉज वर्टिकल से इस लाइन का एंगल यदि यहाँ 60 है तो इस वर्टिकल और इस लाइन का एंगल भी 60 हो जाएगा, तो mg का एक कॉम्पोनेंट इधर भी आएगा विच इज इक्वल टू mg cos 60 mg/2। तो इस डायरेक्शन में सारे फोर्सेज मुझे मिल चुके हैं। इस तरफ लग रहा है n और mg/8, इस तरफ लग रहा है mg/2। देख सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं नॉर्मल प्लस mg/8 और इस तरफ पार्टिकल के फोर्स लग रहा है mg/2। इन दोनों फोर्सेस को हम बराबर कर सकते हैं बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। AC जो है 0 के बराबर है बिकॉज स्पीड 0 के बराबर है ना। तो यहाँ पे आप कर दीजिए नॉर्मल प्लस mg/8 इज इक्वल टू mg/2। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू आपको मिल जाती है mg 1/2 माइनस 1/8। तो जब आपके पास 8, 2, 6 और 16 3/8 सो 3/8 mg के बराबर हमें यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मिल जाता है। नॉर्मल रिएक्शन इज 3 mg/8 आपको यहाँ पर मिल जाता है। बात आई समझ में? तो ये तो एक पार्ट जो हमसे पूछा गया था सवाल में हमने बता दिया है। अब हम बात करते हैं इसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो भाई इसका जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ है ये वाला, तो इसका एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होना चाहिए। लोग यहाँ पे डायरेक्शंस में काफ़ी गलती करते हैं कि इसका कंपोनेंट एक इधर ले लिया और एक इधर ले लिया। ये गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हमें सेंटर की तरफ और टेंजेंट के अलोंग दो डायरेक्शंस सर्कुलर मोशन में इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कर्व्ड मोशन कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर के अलोंग या कह सकते हैं रेडियस के अलोंग और टेंजेंट के अलोंग दो डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। उसी डायरेक्शन में फोर्सेस के कंपोनेंट करने होते हैं। तो भाई ये mg cos 60 आ गया, तो आ जाएगा आपके पास mg sin 60 के बराबर। ऐसे यहाँ पे mg/4 का एक कंपोनेंट इस तरफ आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास mg/4 cos 60 sin 60 यहाँ पे आ जाएगा। और एक इसका कंपोनेंट ले लिया, इसका कंपोनेंट ले लिया, नॉर्मल का तो कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं, तो हमें टेंजेंशियल फोर्स जो मिल चुका है वो दिस प्लस दिस के बराबर है। तो यहाँ से मैं टेंजेंशियल फोर्स बता सकता हूँ Ft इज इक्वल टू mg √3/2 प्लस में यहाँ आएगा आपके पास mg/4 इंटू √3/2। तो आ जाएगा आपके पास √3 mg यहाँ से कॉमन ले लिया, आपको आ जाएगा आपके पास 1/2 प्लस 1/8। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको मिल जाता है और यहाँ से आप मास से डिवाइड कर देंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा। तो इस सवाल को और भी जो है तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले हमने इस पार्टिकल को ट्रैक किया कि इसका मोशन कैसा है। सर्कुलर मोशन पता लगते ही मुझे समझ में आया कि उसके पास दो तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, AT और AC। AC का मतलब है v²/r, AT का मतलब है dv/dt या r इंटू अल्फा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जितने भी फोर्सेज हैं उनको रिजॉल्व कर लिया, टेंजेंट के अलोंग और यहाँ नॉर्मल के अलोंग मैंने रिजॉल्व कर लिया और मैंने अपना आंसर पा लिया न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक स्लिट है, वन स्लिट ऑफ अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड बाय अ थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। तो 1.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक प्लेट कह सकते हैं हमने एक स्लिट के सामने रख दिया है एंड द अदर स्लिट बाय अ थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। तो एक स्लिट के सामने हमने ये वाली प्लेट लगाई है और दूसरी स्लिट के सामने हमने ये वाली प्लेट लगाई है। द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमा फॉल बिफोर द ग्लास प्लेट वर इंसर्टेड is now occupied by the fifth bright fringe. Assume the plate have the same thickness t and wavelength of light is 480 nanometer, then value of t is equal to। तो हमें t का वैल्यू बताना है। हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट होता है ना, होता था जब प्लेट लगाने से पहले, उस पॉइंट पर अब फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही है। तो बताइए कितनी कितनी थिकनेस के प्लेट्स हमने इस्तेमाल की हैं। दोनों की थिकनेस जो है प्लेट्स की वो बराबर है, टी के बराबर है, तो हमें टी का वैल्यू ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये हमारे पास स्लिट है S1, स्लिट हमारे पास है S2। यहाँ पर जो है हमने एक प्लेट लगाई हुई है और दूसरी प्लेट हमने यहाँ पे लगाई हुई है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4 के बराबर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7 के बराबर। ठीक है, इनकी जो थिकनेस है वो टी के बराबर है। इसका थिकनेस
और इसका थिकनेस, दोनों का थिकनेस आपस में बराबर है t और t के बराबर। यहां पर जो स्क्रीन है, स्क्रीन का जो पॉइंट जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता था, यानी कि ये आपका x सेंट्रल मैक्सिमा इसे कह सकते हैं, x सेंट्रल मैक्सिमा, x सेंट्रल मैक्सिमा। इस x सेंट्रल मैक्सिमा पर अब क्या बन रहा है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही है। नाउ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज जो है यहां पर बन रही है। तो यहां हम जानते हैं ये सारी बातें कि यदि हम बात करें पाथ डिफरेंस की, इस पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा पर जो पाथ का डिफरेंस है, वो पाथ का डिफरेंस क्योंकि फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आनी चाहिए किसके बराबर, 5 लैम्डा के बराबर आना चाहिए। जब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा के बराबर बनती है तो फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा बनता है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनती है। एंड जब डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 लैम्डा के बराबर होती है तो बनती है सेकंड ब्राइट फ्रिंज, और डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा के बराबर होती है तो nth ब्राइट फ्रिंज हमें मिलती है। तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज मतलब 5 लैम्डा यहाँ पे पाथ डिफरेंस है। देखिए यदि ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस की बात करें तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस तो इनका 0 के बराबर है, बिकॉज जितना डिस्टेंस इसको चलना है उतना ही डिस्टेंस इसको चलना है। लेकिन इस प्लेट की वजह से एक पाथ का डिफरेंस आ जाता है म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर यहाँ पर भी, और म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर यहाँ भी पाथ का डिफरेंस आने वाला है जो ऑप्टिकल वाला होगा। तो मैं टोटल पाथ का डिफरेंस यहाँ पे कह सकता हूँ म्यू 1 माइनस 1 इंटू टी माइनस ऑफ म्यू 2 माइनस 1 इंटू टी। तो ये हमारे पास पाथ का डिफरेंस आ चुका है इस पॉइंट पर, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 5 लैम्डा के बराबर आपको दिया हुआ है। तो ये 1.7 में से माइनस 1 करेंगे तो 0.7 आएगा, तो 0.7 इंटू टी माइनस यहाँ पे है 1.4 माइनस 1 विच इज 0.4 इंटू टी, और ये किसके बराबर आ गया है, 5 लैम्डा के बराबर आ गया है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.3 t इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स लैम्डा, और यहाँ से t की वैल्यू आपको मिल जाती है 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 0.3। अब इसे करिए सॉल्व, इसे करिए सॉल्व। सो 5 डिवाइडेड बाय 0.3 को मैं 50/3 लिख सकता हूँ। लैम्डा आपको मल्टीप्लाई करना है विच इज इक्वल्स टू 480। ये बेटा किसमें था, नैनोमीटर में था, तो यहाँ पे 10⁻⁻⁹ में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमें t की वैल्यू मिल जाती है। सो 3 से चला गया ये, 16 थी 48, 160, 16 80 और 1 2 0, 10⁻⁻⁹ 1 2 3 से पावर 3 चली जाती है, -6 यहाँ पे बचता है। सो यू विल गेट 8 इंटू 10⁻⁻6 ऑफ मीटर। 10⁻6 मीटर का मतलब 1 माइक्रोमीटर, तो यहाँ से 8 माइक्रोमीटर हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है कि जो थिकनेस रही होगी उन प्लेट्स की, जो ग्लास स्लैब्स हैं, वो 8 माइक्रोमीटर के बराबर रही होगी। तो ऑप्शन हमारा सी जो है सही हो जाता है। बात आई समझ में। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, द मिनिमम वेलोसिटी v विद विच चार्ज q शुड बी प्रोजेक्टेड। तो कितनी स्पीड से चार्ज q को प्रोजेक्ट करना चाहिए सो दैट इट मैनेजेस टू रीच द सेंटर ऑफ द रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन शोन इन द फिगर। तो पहले एक चार्ज पार्टिकल जो है वो यहां पर रखा है, इसके सेंटर से एक्सिस के अलोंग r डिस्टेंस पर। यहां से पार्टिकल को कितनी मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए जिससे कि वो उसके सेंटर तक पहुंच जाए, जिससे वो उसके सेंटर तक पहुंच जाए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा। दोनों को जो है मैं इक्वेट करूंगा और मेरा आंसर जो है आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू वी मैक्स का स्क्वायर, ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी लिखूंगा, तो मैं पोटेंशियल लिखूंगा रिंग की वजह से एक्सिस पर kq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस विच इज r/r√2 इंटू छोटा वाला चार्ज स्मॉल q, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया उसके एक्सिस पर, इज इक्वल टू, हम चाहते हैं कि मिनिमम स्पीड उसको दें, इसका मतलब यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जानी चाहिए। तो सेंटर पर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो 0 के बराबर हो गई है, और यहाँ पर उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ जाएगा आपके पास kq डिवाइडेड बाय r इंटू स्मॉल q। अब ये एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना है, बड़ा ही आसान है। इसको आप इधर ले जाइए तो आपको मिलता है हाफ इंटू m इंटू वी मैक्स का स्क्वायर, वी मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू kq स्मॉल q डिवाइडेड बाय r 1 - 1/√2।
यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, m को इधर ले जाएंगे तो v मिनिमम की वैल्यू आपको मिल जाती है इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k q स्मॉल q डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू r2 को अंदर फंसा देंगे तो 2 माइनस रूट 2 आपको मिल जाएगा 2 माइनस रूट 2। तो ये हमारा आंसर है कि मिनिमम स्पीड इतनी आपको देनी पड़ेगी उस चार्ज पार्टिकल को जिससे कि वो पहुंच जाए उसके सेंटर तक, जिससे वो पहुंच जाए उसके सेंटर तक। तो हमारा आंसर k q q बाय m r 2 माइनस रूट 2 ए ऑप्शन हमें मिल जाता है।